कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा गया कि कौन कौन से नियम किसने दिए हैं। मेंडल के द्वारा दिए गए तीनों नियम हमने पढ़े, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जैव विकास, और विकास के कौन कौन से चरण होते हैं यह हमने देखे। जैव विकास को प्रमाणित करने वाले कौन कौन से प्रमाण होते हैं, भ्रौणिकी विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और जो समरूपांक और समजात अंग हैं उनके द्वारा कैसे हम प्रमाणित करते हैं कि जैव विकास होता है। आज हम उसके आगे देखेंगे कि विकास के कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं, विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं और साथ ही मानव का विकास किस तरह हुआ है। तो आज की क्लास में यह चीज़ें हमें ध्यान से पढ़नी है। विकास के चरण। पहली चीज़, विकास एक चरणबद्ध रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो कि वातावरण और आनुवांशिक पदार्थों में क्रमशः होने वाले परिवर्तनों द्वारा आगे बढ़ता है। विकास क्रमिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और विकास के क्रम में किसी जीव के शरीर में होने वाले परिवर्तन कालांतर में एक प्रमुख गुण के रूप में विकसित हो जाते हैं और साथ ही यह जीव में नए लक्षण प्रदर्शित करते हैं। विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। आनुवांशिक कारण से होने वाले परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाते हैं। इस तरह आनुवांशिक परिवर्तन प्राकृतिक वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। जीवों में उत्पन्न होने वाले प्राथमिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हुए प्रमुख लक्षणों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन कौन से चरण हैं ये देखिए कि सबसे पहली चीज़, विकास चरणबद्ध रूप से होने वाली प्रक्रिया है, क्रमशः होती है। अचानक यह हम नहीं देख सकते हैं कि कहीं विकास हो रहा है। यह जो विकास के होने वाली प्रक्रिया है, यह वातावरण, हमारे चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है और हमारे शरीर के भीतर जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनमें क्रमशः होने वाले परिवर्तनों द्वारा आगे बढ़ता है। इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं और यह विकास का क्रम जो है, विकास चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। विकास पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक रूप से, एक पीढ़ी में थोड़ा सा होगा फिर अगली पीढ़ी में क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और विकास के क्रम में किसी जीव के शरीर में होने वाले परिवर्तन, पहले शुरुआत में जो परिवर्तन होते हैं वह एक प्रमुख कारण बनते हैं विकास का। छोटा सा परिवर्तन होता है लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक रूप से आगे बढ़ता हुआ एक प्रमुख गुण के रूप में विकसित हो जाता है और यह उस जीव में एक नए लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। विकास इस तरह हम देख रहे हैं कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से ही प्रभावित होता है। आनुवांशिक कारण से जो भी परिवर्तन होते हैं किसी भी जीव के शरीर में, वह उनका प्राकृतिक वर्ण होता है उन परिवर्तनों का, और उस प्राकृतिक वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति का कारण बनता है। जो पहले शुरुआत होती है छोटे परिवर्तनों से किसी भी जीव में, उस परिवर्तन के बाद वह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते बढ़ते एक बड़े परिवर्तन के रूप में दिखाई देने लगता है और यह परिवर्तन उसके पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। कहने का मतलब कि पर्यावरण उसे एक्सेप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है, वर्ण कर लेता है। तो इसके द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जीवों में जो प्राथमिक लक्षण उत्पन्न होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हुए एक प्रमुख लक्षण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो शुरुआत में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देते हैं वह अंत में एक बड़े परिवर्तन के रूप में, कई सौ वर्षों में, हजारों वर्षों में, वह एक बड़े परिवर्तन के रूप में किसी जीव में दिखाई देने लगते हैं और हम कहते हैं कि इस जीव का विकास हो गया है और यह एक विकसित लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो विकास के चरण में शुरुआत होती है छोटे लक्षणों से, फिर प्राकृतिक वर्ण और उसके बाद एक नए लक्षण का प्रमुख रूप से विकास हो जाता है।
उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है विकास के सिद्धांत। क्योंकि हम जानते हैं कि विकास एक सतत रूप से, सतत माने धीरे धीरे क्रम से होने वाली अत्यंत धीमी ही प्रक्रिया है, जो कि लाखों हजारों वर्षों में पूरी होती है। एक दो दिन में नहीं, लाखों हजारों वर्षों में यह विकास की प्रक्रिया, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि छोटा सा परिवर्तन होता है, उसके बाद एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, उसमें प्रमुख लक्षण विकसित हो जाता है, वही छोटा परिवर्तन। तो यह लाखों हजारों वर्षों में पूरी होने वाली प्रक्रिया है। विकास को समझने के लिए कुछ हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से दो प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है लैमार्कवाद और दूसरा है डार्विनवाद। लैमार्कवाद क्या कहता है विकास के बारे में, नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में, विकास के बारे में। लैमार्कवाद यह कहता है कि कोई भी जीव होता है तो उसमें होने वाले विकास का अध्ययन किया गया, और कोई भी जीव होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वह दो तरीके से होते हैं। उसमें जो उनका सिद्धांत था वह कहता है यह वातावरण के प्रभाव, जो भी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वह वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, और वह उसी आधार पे उस वातावरण के प्रभाव में आकर अपने जो अंग हैं उनका उपयोग या अनुपयोग करते हैं। उनका उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं या उपयोग कम करने लगते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, और यह जो क्रिया है धीरे धीरे उनके उपार्जित लक्षणों में परिवर्तित हो जाती है। प्रयोग करना या न करना उनके उपार्जित लक्षण में परिवर्तित हो जाती है, और यह उपार्जित लक्षण जो हैं वह वंशागत लक्षण हो जाते हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। लैमार्क ने विभिन्न जीवों में होने वाले विकास का अध्ययन किया और इसके संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। उस सिद्धांत को जिसको लैमार्क ने प्रस्तुत किया था उसे ही लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत वातावरण के प्रभाव, किन किन चीज़ों पर निर्भर है, वातावरण के प्रभाव और अंगों के उपयोग अनुपयोग और उपार्जित लक्षणों की वंशागत, तीन तथ्य हैं इस सिद्धांत के, लैमार्कवाद के। उन पर ही यह सिद्धांत आधारित है। लैमार्कवाद के अनुसार विकास के क्रम में सभी जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। लैमार्क क्या कहते हैं कि कोई भी जीव हो जो वातावरण में परिवर्तन होता है उससे प्रभावित होता है, और यह वातावरण से समायोजन, उस परिवर्तन जो हो रहा है वातावरण में उससे समायोजन स्थापित करने के लिए अपने अंगों का उपयोग या अनुपयोग अर्थात कम उपयोग करने लगता है, जिसके कारण इस कारण से उसमें परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। धीरे धीरे यह जो परिवर्तन है यह उपार्जित लक्षण बन जाते हैं, उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षण बन जाते हैं और नई जाति की उत्पत्ति होती है। मतलब वातावरण के प्रभाव से पूर्णतया उसमें एक नए लक्षण विकसित होते हैं, उससे सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो भी पर्यावरण में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन, वह जो लक्षण है उपार्जित लक्षण, वह धीरे धीरे उपार्जित लक्षण का मतलब होता है कि जो भी जीव अर्जित करता है वह उपार्जित लक्षण कहलाता है। तो उपार्जित लक्षण धीरे धीरे वंशागत लक्षण बन जाते हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। अपने सिद्धांत को इन्होंने समझाने के लिए लैमार्क ने जिराफ में गर्दन लंबी होने का उदाहरण दिया था। अफ्रीकी जिराफ जो होता है उसकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, तो इन्होंने इसका उदाहरण दिया था और इसमें इन्होंने समझाया था कि कैसे पहले शुरुआत में जो जिराफ होते थे, अफ्रीकी जिराफ, उनकी गर्दन छोटी होती थी, इतनी लंबी जितनी आज दिखाई देती है इतनी लंबी नहीं होती थी। तो वह ज़मीनी, चूँकि प्रचुर मात्रा में ज़मीन पर घास उपलब्ध थी, छोटे पेड़, छोटे छोटे शाखाएं थी, उस पर पत्तियाँ उपलब्ध थीं और पर्याप्त में रूप में उन्हें भोजन प्राप्त होता था। तो यह उन्हें लंबी गर्दन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बाद में वातावरण में परिवर्तन हुआ और उस वातावरण परिवर्तन से प्रभावित होकर जैसे जैसे वह घासें ख़त्म होती गई, उसे भोजन की कमी होती गई। उस भोजन की कमी के कारण वह पेड़ों में जो नीचे नीचे डालियाँ होती हैं
कम ऊंचाई पर निकली हुई उनको खाने लगा, और उनको धीरे धीरे खाते खाते जब वह भी समाप्त होने लगी तो वह और ऊंची जो डालियाँ होती हैं उनको खाने, इसी प्रयास में वह अपनी गर्दन को खींचने लगा कि कैसे ऊंचाई पर स्थित शाखाओं के पत्तियों को खाया जा सके। इसी प्रयास में वह धीरे धीरे प्रयास करते करते अपने भोजन के लिए उसकी गर्दन में लंबाई आती गई और धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होती गई। तो वातावरण का क्या प्रभाव रहा? वातावरण का प्रभाव यह रहा कि भोजन की कमी होने लगी, घासें कम होने लगी, तो पेड़ों की पत्तियां खाने लगा, यह वातावरण का प्रभाव था। और फिर वह उसी आधार पे अपने अंगों का उपयोग या अनुपयोग करने लगा। दूसरा जो इनका तथ्य है, दूसरा आधार है, तो उसने गर्दन का उपयोग ज़्यादा करने का प्रयास किया, क्योंकि उसी से वह ऊंचाई पर स्थित पत्तियों को खा सकता था। तो वह गर्दन का उपयोग ज़्यादा करने लगा और धीरे धीरे यह जो गर्दन उसकी है वह लंबी होने लगी ज़्यादा उससे कार्य करने के कारण, और वह लंबी गर्दन धीरे धीरे आनुवांशिक लक्षण, उपार्जित लक्षण पहले थी, बाद में आनुवांशिक लक्षण में परिवर्तित हो गई, और परिवर्तित होने के बाद एक लंबी गर्दन वाली नई जिराफ की जातियों की उत्पत्ति हो गई। तो इस तरह वातावरण में परिवर्तन ने एक नई जाति की उत्पत्ति कर दी है, यह सिद्धांत यह कहता है। लेकिन लैमार्क वाद यह समझाने में बिल्कुल असफल रहा कि उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षणों में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हमेशा जो जैसे एक लोहार है वो बहुत मेहनत करता है तो उसके हाथ की मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं, तो वह भी तो एक उपार्जित लक्षण है। लेकिन कभी भी लोहार के बच्चे जो उत्पन्न होते हैं उनके संतानों में वह गुण हों यह ज़रूरी नहीं होता है। तो आज तो हमें यह परिस्थितियाँ देखने को नहीं मिलती हैं कि उपार्जित लक्षण वंशागत लक्षणों में परिवर्तित हो जाए। उस समय कैसे ऐसा हो गया, यह तथ्य जो है वह लैमार्कवाद हमेशा समझाने में असफल रहा, इसलिए यह बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता है, या इसको न समझा पाने के कारण यह कह सकते हैं कि एक तरह से असफल रहा। दूसरा जो सिद्धांत था वह था डार्विनवाद। डार्विनवाद एक प्रकृति विज्ञानी थे। इन्होंने विकास के संबंध में अपनी किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसमें एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव, इनका कहना था इस किताब में, इनकी किताब का जो नाम था वह था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने क्या कहा था कि सभी जीव सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि करते हैं। ये तो जो है मौलिक गुण है सभी जीवों का, जनसंख्या वृद्धि करना, और इसी जनसंख्या वृद्धि के कारण उन्हें हमेशा जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि इतना अधिक हो गई है कि वह भी, अब सरकारें यह कह रही हैं कि जनसंख्या की वृद्धि ठीक नहीं है। तो उस समय जो भी जीव थे या किसी भी जीव में जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसके पीछे भी यह एक कारण होता था डार्विन के अनुसार कि सभी जीव सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि करते हैं, और जब जनसंख्या अधिक हो जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण उन्हें अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस जीवन संघर्ष में सबसे जो योग्यतम जीव होता है वही जीवित रह पाता है। इसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा जाता है। डार्विनवाद के अनुसार इस योग्यतम जीव का प्रकृति द्वारा वर्ण किया जाता है, जो कि विकसित होकर एक नई जाति की उत्पत्ति करता है। इन्होंने भी अफ्रीकी जिराफ की जो गर्दन लंबी होने का उदाहरण दिया था, इन्होंने भी उसका तथ्य उसमें यह बताया कि उस समय जब घासों की संख्या कम होने लगी, जिराफ को ज़मीन पे भोजन कम मिलने लगा, तो पेड़ों की पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगा। लेकिन इनके अनुसार उसी समय से दोनों तरह की जातियां स्थापित थीं, वह उपस्थित थीं, दोनों तरह की ही जातियां। लंबी गर्दन वाले जिराफ भी उपस्थित थे और छोटी गर्दन वाले भी जिराफ उसी समय से उपस्थित थे। लेकिन जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वह भोजन की कमी के कारण, घासों की कमी होने के कारण वह समाप्त हो गए, वह संघर्ष नहीं कर पाए, और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वह ऊपर की पत्तियों से भी भोजन प्राप्त कर सकने में सक्षम थे, वह बचे और
यही योग्यतम की उत्तरजीविता कहा गया, क्योंकि वह प्रकृति के अनुसार अपने को अनुकूलित कर ले गया। तो योग्यतम की उत्तरजीविता हुई और इस जीव का जो है प्रकृति द्वारा वर्ण किया गया और बाद में यह विकसित होकर एक नई जाति के रूप में स्थापित हुआ। तो डार्विनवाद के अनुसार कि इनका जो मूल है वह यह है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन संघर्ष में जो भी योग्य होता है वह जीता है और जो योग्य नहीं होता वह समाप्त हो जाता है। प्रकृति योग्य का ही वर्ण करती है और योग्य जीव ही आगे चलकर एक नई जाति के रूप में विकसित हो जाता है। तो यह दो सिद्धांत हमें समझाते हैं विकास के कि कैसे नई जातियों की उत्पत्ति होती है। हमारा अगला जो तथ्य है वह है मानव विकास। इसमें हम देखेंगे कि मानव का विकास किस तरह हुआ, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई। सबसे पहले यह माना जाता है कि इसका अध्ययन कैसे हम करते हैं। मानव विकास का जो अध्ययन है वह पूर्ण रूप से जीवाश्मों पर आधारित है, जीवाश्मों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित है। इसके लिए जीवाश्म ही अध्ययन के प्रमुख साधन हैं। प्रारंभिक समय में पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले अलग रंग और रूप के मनुष्य होते हैं उन्हें अलग अलग प्रजाति माना जाता था शुरुआत में, परंतु कुछ वर्षों पूर्व यह प्रमाणित हो गया कि इन आभासी प्रजातियों का विकास एक ही तरह से हुआ है, जो कि आपस में प्रजनन द्वारा नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो उन अलग अलग जातियाँ कहाँ से हुई? अगर वह प्रजनन द्वारा नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो इसका मतलब हुआ एक ही जातियों से संबंधित हुए, वो किसी भी रंग या रूप के होते हैं लेकिन होते हैं एक ही जात से। और दूसरी समस्या कि इनके विभाजन का भी कोई जैविक आधार नहीं था कि यह दूसरी जाति है या दूसरी जाति है। सभी मानव एक ही जाति समूह के सदस्य माने जाते हैं। आधुनिक जो मानव है होमो सैपियंस, आधुनिक मानव को क्या कहते हैं? होमो सैपियंस कहते हैं। और यह जो होमो सैपियंस है इसके विकास का मूल अथवा आनुवांशिक मूल अफ्रीका में पाया जाता है। यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? अफ्रीका में हुई है। कुछ हजार वर्ष पूर्व वह अफ्रीका से निकलकर उत्प्रवासित होकर मानव पूरे ग्रह पर फैल गया, लेकिन शुरुआत हुई अफ्रीका से। मानव अफ्रीका से पश्चिम एशिया, फिर पश्चिम एशिया से मध्य एशिया, मध्य एशिया से वह यूरेशिया गया, यूरेशिया से फिर दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया से पूर्व एशिया और इंडोनेशिया और फिर फिलीपींस तक यह फैल गए। बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका भी पहुँचे। इस यात्रा के दौरान वह बार बार आपस में मिलते थे भी और बिछड़ते भी रहे थे। मतलब शुरुआत अफ्रीका से हुई, लेकिन उसके बाद फिर गए पश्चिम एशिया, अफ्रीका से पश्चिम एशिया के बाद मध्य एशिया, मध्य एशिया से यूरेशिया। एक भोजन के खोज में, अपने आवास की खोज में जनसंख्या जब वृद्धि हुई तो वह धीरे धीरे इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में फैलते गए। यह हमें उनसे वहाँ से प्राप्त होने वाले जीवाश्मों से आभास मिलता है कि यह कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब गए थे। जब हम उन जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मध्य एशिया का जीवाश्म पश्चिम एशिया से बाद का है, फिर यूरेशिया, दक्षिण, इसी क्रम में जो है वह जीवाश्मों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वह कहाँ कहाँ गए थे। और इस आने जाने के क्रम में वहीं पे कहीं नई कम समय के जीवाश्म मिलते हैं, कहीं अधिक समय के उम्र वाले जीवाश्म मिलते हैं। तो यह भी हम मानते हैं कि इस दौरान वह आपस में मिल भी रहे थे और फिर बिछड़ भी रहे थे। मानव उत्पत्ति जैव विकास की भी एक घटना मात्र थी, कोई उस समय विशेष स्थिति नहीं थी कि यह विशिष्ट बात हो गई, लेकिन उस समय से ही वह अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। मानव उत्पत्ति, मानव का जो जाति की उत्पत्ति हुई उसका कारण यही था कि वह बुद्धिमान होने के कारण उसी समय से एक सर्वोत्तम जीवन जीने का प्रयास कर रहे थे और उसी के क्रम में वह विकसित होकर एक सर्वोत्तम जाति के रूप में स्थापित हुए। तो
मानव का विकास शुरुआत अफ्रीका से हुआ, उसके बाद पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, इसी क्रम में वह विकसित हुए और विस्तार उनका पूरे ग्रह पर हो गया। तो यह था हमारा आज का लेक्चर, जो कि आधारित था मानव का विकास कैसे हुआ और विकास के जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से थे, और साथ ही यह हमने देखा कि विकास के कौन कौन से प्रमुख चरण होते हैं। तो इस लेक्चर से कोई भी चीज़ें आपको डाउटेबल लगती हैं, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके, फ़ोन करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को बार बार देखें, निश्चित ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।